हेलो एवरीवन, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शैल और खनिजों के बारे में। ठीक है, जिसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। ये टॉपिक है क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं शैल और खनिज के बारे में। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ को किसी भी प्रकृति पिंड को शैल कहते हैं। अब शैल की परिभाषा समझते हैं कि जो पृथ्वी की परपटी होती है, हमने पिछले वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक पूरा वीडियो डिस्कस किया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी परतें होती हैं। तो वहाँ पे परपटी, मेंटल और क्रोड था। तो वही परपटी की यहाँ पर बात हो रही है कि पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। यानी जो वो सबसे ऊपरी परत होती है परपटी, तो वो विभिन्न प्रकार के पत्थरों या शैलों से मिलकर बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्रकृति पिंड को हम शैल कहते हैं। अब जो पृथ्वी की परपटी बनाने वाले पत्थर होते हैं यानी खनिज होते हैं, उन पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को यानी किसी भी प्राकृतिक टुकड़े को या फिर किसी प्राकृतिक एक पार्ट हो गया, पिंड को हम शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं। अब जो शैल होते हैं उनका कोई फिक्स शेप नहीं होता और ना ही कलर होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के रंग, आकार और गठन के हो सकते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री शैल और कायांतरित मेटाफोरिक शैल। ठीक है, कौन कौन से सेल होते हैं? आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरित शैल। अब पढ़ते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। अब आग्नेय शैल के बारे में हम डिटेल जानते हैं कि आग्नेय शैल होता क्या है। तो आग्नेय शैल क्या होता है? मैग्मा, आप सब लोग मैग्मा को जानते होंगे कि मैग्मा की पिघली हुई चट्टानों को हम मैग्मा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब द्रवित मैग्मा यानी जब जो मैग्मा मतलब पिघली हुई चट्टानें होती हैं और वो जब ठंडी होकर ठोस हो जाती हैं, यानी जब वो पिघली हुई चट्टानें हैं जो वो ठंडी होकर जब हार्ड में हो गई या ठोस रूप में हो जाती हैं, इस प्रकार जब जो शैल बन जाता है हम उस शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय शैल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। अब आग्नेय शैल के बारे में समझ में आया कैसे बनते हैं ये, कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाती है तो इस प्रकार से जो शैल बनता है हम उसे आग्नेय शैल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। आगे बढ़ते हैं। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं वही मैग्मा कहलाती हैं। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो लाल द्रवित ही मैग्मा लावा है, यानी जो द्रव के रूप में होता है उसी को हम मैग्मा कहते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी पर इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो अब जानते हैं कि बहिर्भेदी आग्नेय शैल क्या है, कि जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर शैल बन जाता है तो हम ऐसे शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। ठीक, समझ में आया कि बहिर्भेदी शैल किसको कहते हैं? इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, ये चट्टान है बेसाल्ट, तो उदाहरण के लिए क्या हो गया? बेसाल्ट। अब आगे पढ़ते हैं। दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। अब आप इंडिया का पूरा जियोग्राफी पढ़े होंगे, उसमें इंडिया की आप विभिन्न प्रकार की पठारों को पढ़े होंगे, तो आपको दक्कन का पठार मिला होगा। तो वो दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूर परपटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी जो ये द्रवित मैग्मा होता है
तो कभी तो बाहर आके जम गया और कभी कभी अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार बने ठोस सेल को हम अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहते हैं। तो इस प्रकार के हम ठोस सेल को क्या बोलते हैं? अंतर्भेदी आग्नेय शेल। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में आ जाते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का उदाहरण है। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है, समझ में आया? बहिर्भेदी आग्नेय शेल और अंतर्भेदी आग्नेय शेल। बहिर्भेदी में वो बाहर आके ठंडे होते हैं और अंतर्भेदी में वो अंदर ही ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, ये है मेन डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। तो अवसाद किन्हें कहते हैं? क्वेश्चन में पेपर में पूछेगा कि अवसाद किसको बोलते हैं, आप लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे? शेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, हम उन छोटे कणों को ही हम अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक ही स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। यानी ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो कभी कभी तेज आंधी के साथ चले जाते हैं, जल के साथ चले जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनते हैं। अब यही जो दृढ़ अवसाद है यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये इकट्ठा होकर एक कठोर होकर सेल की परत बन जाते हैं, यानी पत्थर की परत बन जाते हैं। इस प्रकार के सेलों को हम अवसादी सेलें कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? अवसादी में सबसे पहले हमने अवसाद को पढ़ा। अवसाद क्या होता है? ठीक है, अब वो अवसाद सेल कैसे बना कि जब ये अदृढ़ अवसाद दबकर और कठोर होकर सेल की परत बनते हैं, तो इन्हीं परतों को हम, इन्हीं इस प्रकार के सेलों को हम अवसादी सेलें कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। अब इन अवसादी सेलों में क्या क्या हो सकता है कि कभी कभी पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं के जो बहुत टाइम से यहीं पे रह रहे हैं वो भी इसमें दब कर मर जाते हैं, तो ये भी उसमें इस कणों में मिल जाते हैं। तो इनमें कभी कभी जीवाश्म भी होता है। ठीक है, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब कायांतित सेल कैसे बनी? तीसरी प्रकार की जो सेल थी कि जब आग्नेय और अवसादी सेल दोनों हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण चेंज हुए तो कायांतित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। अब उदाहरण के लिए समझते हैं कैसे। जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। ऐसे ये है कायांतित चट्टान सेलों के उदाहरण। ठीक है, समझ में आया कि अवसादी सेल कैसे बनी, आग्नेय सेल कैसे बनी और उन दोनों को मिला के कायांतित सेल कैसे बनी। ये है कायांतित सेल, आप देख सकते हैं। और कैल सेल में अवसादी सेल, ये कायांतित सेल में परिवर्तित है अवसादी सेल। ठीक है, आप देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा आपको। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी। अब इसकी उपयोगिता के बारे में जानते हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर गिट्टी आदि आपने अपने दादी, दादा, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर अन्य खेलों के बारे में भी जान सकते हैं। अब जो सेल होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हैं? सड़कें बनवाने में, घर बनवाने में, इमारतें बनवाने में, और इन पत्थरों का विभिन्न प्रकार से उपयोग किया जाता है। समझ में आया उपयोग? तभी आपको जानकर आश्चर्य होगा
किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को हम सेल चक्र कहते हैं। तो सेल चक्र क्या है कि जब एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाती है तो हम इस पूरे चक्र को हम सेल चक्र कहते हैं। ठीक है। तो जब मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शेल बनता है और ये आग्नेय शेल के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो क्या होता है, ताप और दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कांतिज सेल में बदल जाते हैं। हम पिछले पढ़ चुके हैं। और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कांतिज सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा में बदल जाती है। यानी ये एक पूरा चक्र चलता है कि पहले मैग्मा से आग्नेय सेल बनी, अब आग्नेय सेल से अवसाद बना, अवसाद से अवसादी सेल बना और अवसादी और आग्नेय सेल दोनों को मिलाकर कांतिज सेल बनी और वापस से कांतिज सेल मैग्मा में बदल जाती है। इस पूरे चक्र को हम सेल चक्र कहते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम में लिखने के लिए आए तो आप इस पूरे चक्र का डिस्क्रिप्शन दीजिए और इस फिगर के माध्यम से आप उनको समझाने की कोशिश कीजिए। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। अब जो सेल होती है वो विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इसका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है। समझ में आया सेलों की उपयोगिता के बारे में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ फैक्ट की बातें। इग्नियस यानी जो अभी हमने तीनों सेलों के बारे में पढ़ा था, तो इग्नियस यानी आग्नेय होता है। तो ये लैटिन भाषा इग्निस से आया है जिसका अर्थ होता है अग्नि। सेंटीमेट्री ये लैटिन शब्द है। सेंटीमेट्री का अर्थ है, सेंटीमेंटम से इसका अर्थ आया है। इसका अर्थ होता है स्थिर यानी एक जगह पे ही रहना। मेटामॉर्फिक ये शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन, यानी काइनेटिक सेल को हम मेटामॉर्फिक बोलते हैं, तो जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अब जानते हैं जीवाश्म क्या होता है। सेल परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को हम जीवाश्म कहते हैं। यानी जो सेल परतें होती हैं उसमें जो दबे मृत पौधे होते हैं, मृत जंतु होते हैं, वो उनके जो अवशेष होते हैं हम उन्हें ही जीवाश्म कहते हैं। समझ में आया? समझ में आया आपको तीनों प्रकार की सेलों के बारे में, उनके गुण क्या होते हैं, वो कैसे बनती हैं, और सेलों की उपयोगिता के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।